हम लोगों में एक आध छोटी छोटी घटना है बता रहा। ये 2000 के आसपास की बात होगी, 1999 2000 के आसपास की बात होगी। राजू भाई बोलते थे कि ये जो कोलगेट है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो पेस्ट बनाती है, कोलगेट टूथपेस्ट बनाती है, उसमें जो है जानवरों के हड्डियों का चूरा यानी बोन पाउडर, उसका बेस मटेरियल बोन पाउडर। अब उसमें बहुत लोग नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो एक दिन राजीव भाई भिलाई में बैठे हुए थे और उन्होंने अमेरिका में जो कोलगेट बिकता है उसका रैपर मंगवाया। उनका पहले से था कहीं रखा हुआ था। जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया तो उन्होंने वो रैपर मंगवाया और दिखाया कि देखो ये इस पे ये लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बाद में हम लोगों ने मुझे लगता है कि 1 लाख पर्चे उसके बाद कोलगेट के रैपर के हम लोगों ने छापे और पूरे देश भर में बांटे कि भैया असलियत क्या है वो देख लो। अब अगर कोई आदमी सामने नहीं हो तो उसको अंदाजा नहीं लगेगा, कहेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा, कैसे राजीव भाई बोल दिए। अब कोई आदमी किसी आदमी के पास आज कोई विश्वास नहीं करेगा कि कर्नाटक में हुबली के दशहरा मैदान में राजीव भाई की सभा हुई और सभा के बाद जो आप जानते हैं जब बड़ी सभाएं होती तो वहां एलआई वगैरह के लोग आते हैं। तो हम लोगों ने एलआई वालों से पूछा कि कितनी पब्लिक है, तो बोले कि लगभग 40,000। तो हमने पूछा कि अच्छा इस दशहरे मैदान में अब तक की सबसे भीड़ ज्यादा कितनी रही है, तो उन्होंने बताया एक बार अटल जी की सभा हुई थी, बहुत बड़ी हुई थी। उन्हें पूछा उसमें कितने लोग थे, बोले ज्यादा 25,000 लोग रहे होंगे। क्या आज कोई व्यक्ति ये भरोसा कर सकता है कि कर्नाटक जैसे राज्य में अहिंदी भाषी राज्य में एक हिंदी भाषी व्यक्ति जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी सभा में कोई व्यक्ति पैसे देकर के कोई नहीं बुलाया गया है, बसों में गाड़ियों में बैठा करके भोजन पैकेट देकर के किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन राजीव भाई की सभा में 40,000 लोग। ये हमारे लिए अकल्पनीय है। अभी मुझे पिछले साल 2019 की घटना है। मैं गुलबर्गा में था, वहां बड़े हम नेता हैं, हम लोगों के अग्रज हैं, आदरणीय हैं गोविंदाचार्य जी, एक भारत विकास संगम चलाते हैं। तो भारत विकास संगम का वार्षिक जो त्रैवार्षिक कार्यक्रम होता है उसकी तैयारी के लिए मुझे भी उन्होंने कहा कि आप आ जाएंगे, तो ठीक है, मैं चला गया। तो उस आयोजन में जो लगे हुए थे वो पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, बसवराज पाटिल सेड़म, जो कि पूरे कर्नाटक में बड़ा नाम है। मैं उनके साथ जा रहा था कहीं रास्ते में, तो उन्होंने एक अपनी स्मृति बताई। उन्होंने कहा कि रुपेश जी आपको पता है कि मैंने राजीव दीक्षित को कैसे सुना? हमने कहा नहीं, हमें तो पता नहीं कैसे सुना आपने। बोले मैं एक दिन गुलबर्गा में जा रहा था और माइक जो है लगे हुए थे, ये इलेक्ट्रिक पोल पे, खंभों पे 100-100 200 मीटर की दूरी पे माइक लगे हुए थे, हार्न बज रहे थे और उसमें एक भाषण चल रहा था। और उस जहां भी माइक लगा हुआ था वहां जगह लोग खड़े थे, कहीं 100, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50 ऐसे लोग खड़े होकर के सुन रहे थे। मुझे लगा ये किसका भाषण चल रहा है, मुझे पता भी नहीं है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, पूरे शहर भर में माइक लगा हुआ है और मुझे पता नहीं है। बोले मैं वो माइक के सहारे देखने गया कि कहाँ ये भाषण चल रहा है। तो मैंने देखा कि एक पान बेचने वाला गुमटी में पान बेच रहा था, उसने कैसेट लगा रखी थी और उस कैसेट को लगा करके उसने उसको माइक लगा दिया पूरे शहर भर में, अब पूरा शहर सुन रहा है। बोले रुपेश जी ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये बस आप रिकॉर्डेड बात मैं कर रहा हूं। बसवराज पाटिल सेड़म जो पूर्व लोकसभा मेंबर है, पूर्व राज्यसभा मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक, ये उनकी बात कर रहा हूं, उनके शब्द बता रहा हूं। उन्होंने कहा रुपेश जी मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बाद पहला आदमी राजीव दीक्षित जी को देखा
जिसकी सभा सुनने के लिए लोग अपना पैसा लगा करके आते थे और जिसके पास ना कोई झंडा था ना डंडा था। एक ऐसा नेता जिसके पास कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं, पीछे कोई पैसा लगाने वाला नहीं, ना उसका कोई झंडा ना कोई डंडा, लेकिन उस नेता को सुनने के लिए लोग अपना पैसा लगा करके खर्च करके आते थे। उनका कार्यक्रम अपना पैसा खर्च करके करवाते थे, उनका सभा। ये ताकत थी, ये उस आवाज की एक ताकत थी, जिसके इर्द गिर्द वो एक पूरा 1.5 दशक भारतीय राजनीति और भारतीय सामाजिक राजनीति का पूरा एक 1.5 दशक उस एक आवाज के इर्द गिर्द घूमा है। आप ऐसे सोचिए। अब मुझे याद है कि पता नहीं दुर्लभ भाई को याद है कि नहीं याद है, अहमदाबाद में एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब थे, तो 2002 या 3 की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट उसका साल। तो चंद्रशेखर जी ने पूरी से पोरबंदर यात्रा निकाली थी किसानों के संदर्भ में, और उनकी इच्छा थी कि राजीव भाई अहमदाबाद में उस कार्यक्रम में रहे, अहमदाबाद में जो सभा होने वाली। बाद में मुझे यह पता चला कि उनकी ये इच्छा क्यों थी। उनकी इच्छा इसलिए थी कि उनको कुछ लोगों ने, गुजरात के जो उनके संपर्क के नेता लोग थे, पॉलिटिकल उनकी अपनी पार्टी के, जनता दल और ये सब सारे लोग जो थे समाजवादी लोग, उन्होंने कहा कि अगर राजीव दीक्षित की सभा का घोषणा कर देंगे तो 10-15 हजार लोग तो आ ही जाएंगे, तो हमारी सभा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चंद्रशेखर जी ने अपनी बात जो है एक वरिष्ठ पत्रकार, माने उनकी वैसे भी उनकी इच्छा थी कि चूंकि वहां WTO के किसानों के सवाल पे बात होनी थी, तो WTO का और किसानों का जो मसला है उस मसले पे बोलने वाला कोई उस ढंग से नहीं था। तो उनको यह था कि अगर राजीव दीक्षित जी इस विषय पे बोलेंगे तो लोगों तक ठीक से मैसेज जाएगा कि WTO हमारे देश की खेती को, हमारे देश के किसानों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारा कोटा में सम्मेलन था, राजस्थान प्रदेश का, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी कोटा में। देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से तब भी और आज भी उनसे बड़ा कोई पत्रकार फिलहाल तो नहीं है, अब इस देश में नहीं है, अब धरती पे नहीं है। श्रद्धेय प्रभास जोशी जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। उनके भाषण के बाद प्रभास जी ने हमसे कहा कि राजीव जी के साथ बैठना है यार पंडित। तो हमने कहा ठीक है। मैं और प्रभास जी और राजीव भाई एक तरफ बैठे। उन्होंने कहा प्रभास जी ने कि चंद्रशेखर जी ऐसा ऐसा चाहते हैं। तो राजीव भाई ने बहुत स्पष्ट मना किया कि मैं पॉलिटिकल, उन्होंने कहा प्रभास जी मैं पॉलिटिकल लोगों के मंच पे नहीं जाता हूं। प्रभास जी बड़ी उम्मीद में आए थे और बड़े निराश हुए। मीटिंग खत्म हुई, मैं उनको स्टेशन छोड़ने गया, और मैं स्टेशन छोड़ने गया तो मैंने उनसे कहा कि आप निराश होइए मत होइए, जाइए, राजीव भाई आपकी सभा में रहेंगे। मेरी तरफ देखे, प्रभास जी बहुत लंबे थे, तो मेरे कंधे पर हाथ रखे ऐसे, पंडित तुम वचन दे रहे हो? हमने कहा हाँ बाबा एकदम वचन दे रहा हूँ, आप जाइए, रहेंगे राजीव भाई। वो गए, और वहां से आकर के फिर मैंने राजीव भाई से कहा कि तुम क्यों नहीं जाओगे यार, क्यों नहीं जाओगे सभा में? पॉलिटिकल लोग अगर किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे सभा कर रहे हैं तो उसमें जाने में क्या हर्ज है? और आप कल्पना नहीं करेंगे कि हमारी और राजीव भाई की बात उस समय कितनी झंझट हुई। हमने कहा WTO के सवाल पे बात करनी है तो जाना पड़ेगा हमको ना। आज WTO के सवाल पे बात करने वाला कौन है तुम्हारे अलावा? और मैंने कहा मैं वचन दे के आया हूं, आपको जाना पड़ेगा। फिर ना नू करते करते लेकिन राजीव भाई गए उस सभा में। फिर प्रभास जी दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन पंडित ने वचन दिया है। फिर चंद्रशेखर जी का फोन आया, उस समय लैंडलाइन होता था हम लोगों के पास, तो चंद्रशेखर जी का आश्रम में फोन आया। हम लोगों के एक दूसरे साथी थे, उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि रुपेश जी से बात करनी। फिर बात तो हुई, उन्होंने कहा कि नहीं वो आएंगे राजीव भाई। राजीव भाई क्या सभा में? आज हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी राजीव भाई को इस तरीके से भी टैकल किया होगा, उनके साथ इस तरीके से भी संवाद किया होगा? हमारी कल्पना में नहीं आता हम, क्योंकि हम राजीव भाई को उस ढंग से सोच ही नहीं पा रहे आज। पिछली बार भी मैंने सभा में कहा था कि ये जो कहना नहीं चाहिए, जो ये पूरा
तेल मसाला बेच रहे हैं बाबा जी हरिद्वार में बैठ करके, कैसेट लेके सीडी लेके भोपाल एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। भोपाल एयरपोर्ट पे सीडी लेके बैठे हुए थे। ये 2004 की बात है, प्रदीप भाई की शादी के बाद, ठीक शादी के बाद। प्रदीप भाई की शादी मुझे लगता है 22-23 फरवरी में किसी दिन थी उज्जैन में। और शादी के बाद हम लोगों को उस समय दीदी उमाश्री भारती मुख्यमंत्री थी। वो कुछ गोकुल राम योजना चलाना चाहती थी गांव में, कि गौ सेवा और उसका एक प्रकल्प चलना चाहिए जिससे किसानों के पास गाय पले। बड़ी अच्छी योजना थी। वो धर्मपाल जी से उन्होंने बात किया, माननीय गोविंदाचार्य जी से बात हुई, तो गोविंदाचार्य जी, धर्मपाल जी, राजीव भाई दीक्षित और मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करनी थी। और शादी के बाद उज्जैन से हम लोग भोपाल गए, लेकिन राजनेताओं की अपनी अपनी व्यस्तता होती है। उमा जी की कहीं उस दिन अचानक मीटिंग लग गई, वो हम लोगों की वो मीटिंग नहीं हो पाई और राजीव भाई वापस मुंबई चले गए। और राजीव भाई मुंबई चले गए, लेकिन मैं धर्मपाल जी चुकी थी तो मुझे धर्मपाल जी के साथ रहना था, तो मैं धर्मपाल जी वहां रुके, गोविंद जी रुके, फिर बाकी हम लोगों की मीटिंग चली। अगले दिन शाम को बैठक के बाद गोविंद जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं भोपाल, अरे दिल्ली जा रहा हूं, कल एक कार्यक्रम है और शाम को मैं करके कार्यक्रम लौट आऊंगा, लेकिन इस बीच में जरा तुम धर्मपाल जी को संभाल देना। उनको खबर लगेगी कि मैं नहीं हूं तो उखड़ जाएंगे तुम हमारे ऊपर कि हमको यहाँ फंसा के कहाँ चले गए। बड़ा अच्छा रिश्ता था, तो डांट डपट चलती रहती थी आपस में हम लोगों की। हमने कहा नहीं जाइए, मैं संभाल लूंगा। गोविंदाचार्य जी भोपाल एयरपोर्ट पे गए हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो वहां लाला रामदेव बैठे हुए थे सीढ़ी लेकर के, और उन्होंने कहा अरे आचार्य जी अब आप मिल गए, मुझे यही शब्द थे, अब मुझे इस नौजवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप तो निश्चित जानते होंगे। गोविंद जी भी शक पकाए, कौन नौजवान है भैया, किसको मैं जानता हूँ, किससे आपको मिलवाना। बोले देखिए ये राजीव दीक्षित जी क्या भाषण देते हैं, क्या क्रांतिकारी बात करते हैं। और गोविंद जी ने कहा अच्छा राजीव जी से मिल रहा। तो उन्होंने मुझे फोन लगाया, फिर मैंने राजीव भाई से बात किया, फिर उन लोगों की नासिक में मीटिंग हुई। और वो भी दिन याद है कि जब बाबा रामदेव मेरे पीछे पड़े रहते थे, फोन लगा भैया तुमसे मिलना है यार, आपसे मिलना है रुपेश जी, आपने बड़ा काम किया है। और मैं तो 5 मिनट बाद समझ गया कि ये तो व्यापारी आदमी है, भाग आया वहां से नागपुर से। वो अलग घटना है, ये सब मैंने पिछले अपने एपिसोड में लिखा था। कोई नहीं सोच सकता है कि इस प्रकार के क्षण घटे होंगे, इस प्रकार के घटनाक्रम हुए होंगे। और मैंने तो फेसबुक पे जब वो सीरीज चलाई तो मैंने गोविंद जी को कहा देखिए मैंने ये लिखा है, और लिखा है तो देखिए अब आपसे लोग पूछेंगे, तो बोले यार हमसे पूछेंगे तो हम तो बताएंगे कि हाँ ये हुआ था। तो हमने कहा इसीलिए ये लाला टाइप के लोग जो है ये बहुत बदमाश है, ये कुछ भी कहेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं जानते। रुपेश जी कौन? रुपेश पांडे। भैया तू मेरे को नहीं जानता, लेकिन गोविंदाचार्य को जानता है, वो थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, और वो गवाही देंगे कि हाँ ये हुआ था घटना का। इस प्रकार की हजारों स्मृतियां कितनी भी बता ले, हमारा तो महीनों कथा सुनाते रहे, आप कथा सुनते रहो, ऐसा चलेगा ये मामला। तो भारत माता की जो पीड़ा, राजीव भाई मैं आज एक दूसरी चीज इन्हीं स्मृतियों के साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि भारत माता की जो पीड़ा राजीव भाई गांव गांव में सुना रहे थे, आज वो पीड़ा सुनाने वाला कोई नहीं है। यही इस देश का वर्तमान संकट है। आज इस देश का अगर कोई एक संकट है तो वो ये कि हमारे पास कोई राजीव दीक्षित कोई दूसरा नहीं होता है, महात्मा गांधी कोई दूसरा नहीं होता है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक कोई दूसरा नहीं होता है। अपने समय में महापुरुष एक ही पैदा होता है, वो उसी समय में पैदा होता है, अपने समय में पैदा होते हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं देश की और पूरी दुनिया की, आज इन परिस्थितियों में राजीव भाई जैसा प्रखर और ईमानदारी से बात करने वाला, देश की वास्तविकता बताने वाला, समाज को सच्चाई बताने वाला, हमारी राजनीति की, हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी समाज व्यवस्था की और पूरे भूमंडल पे जो ये कारपोरेटाइजेशन चल रहा है, जो ये निगमीकरण चल रहा है, ये व्यापारीकरण चल रहा है, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का,
रोजगार का, हर एक चीज का जो ये व्यापारीकरण जिस तरीके से चला है, निगमीकरण जिस तरीके से चला है, मल्टीनेशनल जिस तरीके से हावी हुए हैं, चाहे वो देसी मल्टीनेशनल हो चाहे विदेशी, आज उनकी करतूतों को, राजनीति की करतूतों को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की करतूतों को और तमाम लोग जो इन साजिशों में शामिल हैं, ऐसे उन सारे लोगों की करतूतों को बताने वाली वो एक सच्ची आवाज जो 2010 30 नवंबर तक थी हमारे पास, आज वो एक सच्ची आवाज नहीं है। और यही इस देश का आज का संकट है, सबसे बड़ा संकट है। हाँ। और जब मुझसे कोई, बहुत सारे लोग मिलते, मैं फेसबुक जब तक मैं चलाता मैं देखता था यार, एक एक यूट्यूब पे वीडियो पड़े राजू भाई के 1-1 लाख लोग देखे हैं, 10-10 हजार लोग देखे हैं, 20-20 हजार लोग देखे हैं। मेरे समझ में नहीं था ये लोग देख करके सुन करके कर क्या रहे हैं। ये केवल यूट्यूब पे वीडियो डाल देने से और उससे आपके पास कुछ पैसा आ जाए, इससे कोई समाज में परिवर्तन थोड़ी होता है। भारत माता की पीड़ा क्या है और वह भारत माता की पीड़ा कैसे दूर होगी, ये दो प्रश्न अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आप राजीव दीक्षित के पदों पे, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आप ये भूल जाइए कि आप राजीव दीक्षित की राजीव भाई दीक्षित का कोई काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना धंधा कर रहे हैं। आपकी कुछ पोस्ट लाइक हो रही है, कुछ यूट्यूब पे भाषण चल रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा दर्द, हमारी पीड़ा ये नहीं है कि भारत माता की जो पीड़ा है वह क्या है, उसको समाज में कैसे पहुंचाए और उसको कैसे दूर किया जाए। जिस दिन इन दो सवालों पे हम खड़े होंगे, हम फिर कोई संगठन बना लेंगे। ये दो सवाल ही हमें आगे का काम करने का रास्ता दिखाएंगे। और इन दो सवालों को तक पहुंचने के लिए हमारी स्मृतियां, या जिनके पास भी जो स्मृतियां, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। स्मृतियों का काम कुछ नहीं होता है, स्मृतियों का काम केवल मार्गदर्शन करना ही होता है। इतिहास का और का क्या काम क्या है? इतिहास का एक ही काम होता है, वो बताता है कि पीछे ऐसा हुआ है, अब आगे का जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा तुम देख लो, पीछे तो ऐसा होकर गया। यही स्मृतियों का काम है। मेरी स्मृति हो, विजय की भाई की स्मृति हो, दुर्लभ भाई की स्मृति हो, प्रदीप भाई की स्मृति हो, पिताजी की स्मृति हो, माताजी की स्मृति हो, किसी की भी स्मृति हो, इन स्मृतियों से हम केवल इतना ही जान सकेंगे कि हम जिनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं, या जिनके साथ, जिनके पद चिन्हों पर चलने की बात कर रहे हैं, जिनकी बातों पर अमल करने की बात कर रहे हैं, उनका पीछे का इतिहास क्या रहा, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन मूल बात होती है कि उन स्मृतियों से हमारा मार्गदर्शन कैसा हुआ और आगे हम क्या सोच रहे हैं। तो मित्रों, केवल दो ही चीज सोचना है, तो इसलिए कोई चीज नहीं है। और जिस दिन ये दो बातें आपके ध्यान में आ जाएंगी, आप में से ही कोई राजीव दीक्षित खड़ा हो जाएगा। कोई अलग से कोई ब्रांड थोड़ी पैदा होता है, ये कोई सांचे में गड़ा हुआ ब्रांड नहीं पैदा होता भैया कि कोई महात्मा गांधी अलग से। गांधी जी को पीड़ा थी और वो पीड़ा उनकी इतनी उफान पे आ गई कि उनको लगा कि मैं अब क्या करूं, तो वहां से महात्मा गांधी जी हो गए। बहुत सारे लोग हमारे ही साथ काम करने वाले, प्रयाग में जब हम लोग काम करते, बहुत सारे लोग थे, बड़े वरिष्ठ लोग थे, उनकी पीड़ा भी रही होगी, लेकिन उस पीड़ा के साथ साथ भी झोंकना पड़ता, जिसको कहते हैं झोंक देना। भारत माता की पीड़ा को, उनकी दुख को कम करने के लिए, उनके दुख को, उनके कष्ट को हरने के लिए, जब कोई आदमी उस पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात करता है और उस पीड़ा को हरने के लिए खुद को झोंक देता है, तब महात्मा गांधी होता है, तब राजीव दीक्षित होता है। और ये झोंकना पड़ता है। सब झोंक देंगे ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जो झोंकेगा अपने को, जो इस तूफान में अपने को मझधार में कूद जाएगा, जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं।
हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम इन सवालों को हल करके रहेंगे, इन प्रश्नों पर समाज में चर्चा करेंगे। जो इस पीड़ा के साथ कूदेगा वो राजीव दीक्षित हो जाएगा, वो महात्मा गांधी हो जाएगा, और मैं तो कहता हूं कि कोई और बड़ा हो जाएगा। मुझे तो एक ज्योतिषी की बात याद है, जयपुर में ये थे प्रमोद चतुर्वेदी, जिन्होंने राजीव भाई के मृत्यु की आशंका व्यक्त कर दी थी 6 साल पहले 2004 में, और उन्होंने ही ये बात कही थी भाई मैं दिख रहा है कि बीच का एक संकट का समय है, लेकिन फिर आपका तेज पुंज जो चलेगा, फिर दुनिया आपको नहीं रोक पाएगी। लेकिन 2010 अगर आप पार कर गए तो पूरी दुनिया में गांधी जी के साथ आपका नाम लिया जाएगा। ये उनकी भविष्यवाणी थी। वो आज भी है, कोई जाए तो जयपुर में पूछ ले। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये झोंकना पड़ता। राजीव भाई ने अपने को झोंक दिया था। अरे वो भी कुछ कर सकते थे ना, पढ़े लिखे थे, कोई ऐसे तो फटीचर आदमी तो थे नहीं, पढ़े लिखे थे, झोंक दिया अपने को। नहीं साहब, हमको नहीं चाहते तो वो भी घर में बहुत अच्छा बढ़िया मखमल के गद्दे में सो सकते थे, लेकिन वो तो ताउम्र जिंदगी भर ऐसे दरियों पे सोए हैं, बिना गद्दे की दरियों पे। और इसी सेवाग्राम आश्रम में तमाम कार्यक्रमों में वो कार्यकर्ताओं के साथ सोते थे, बैठते थे, दिन भर बोलते थे, मार्गदर्शन करते थे, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ सोना, सब करते थे। बहुत सारी स्मृतियां हैं, फिर अगले सत्रों में बहुत सारी बातें होंगी। आप सबके सूचनार्थ केवल एक बात कह रहा हूं, उसको कहने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, सिर्फ एक सूचनार्थ है कि पिछले 1 साल से मैं बहुत सारे विद्वज्जनों और बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में लगा हुआ था, और लोगों से मैं सिर्फ एक बात कह रहा था कि इस देश को एक सच्ची आवाज की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं जिनसे संवाद कर रहा था वो झूठ बोलने वाले थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो सच है उसको भी नहीं बोल रहे थे, और मैं लगातार कह रहा था कि आप सच बोलिए। हमने एग्जाम्पल के तौर पे, उनसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा था कि ये जो किसानों का बिल आया है यह गलत है, यह गलत है, और ये किसानों का बिल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के इशारे पर बनाया गया है, जिसका मसौदा WTO में है। तो ये WTO के आधार पर बनाया गया बिल है, इसलिए गलत है। यह बात कही जानी चाहिए, और यह बात भी कही जानी चाहिए कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत जो है विदेशी शक्तियों की लगी हुई है। ये किसान आंदोलन के नाम पर जो ताकत चल रही थी उसमें बहुत बड़ी ताकत विदेशी शक्तियों की। ये दोनों ही सच था, लेकिन दुर्भाग्य से एक पक्ष दूसरे पक्ष को गालियां की आलोचना कर रहा था, और दूसरा पक्ष एक पक्ष की आलोचना कर रहा था, लेकिन कोई सच नहीं बोल रहा था कि नहीं, हाँ ये दोनों गलत है। और मैं लोगों से लगातार कह रहा था कि इस प्रकार के सैकड़ों सच हैं जो आज बोले जाने की जरूरत है, कि नहीं तुम भी गलत हो, तुम पक्षपात नहीं हो, और ये भी गलत है, ये दोनों बातें गलत है। सच कुछ और है, और वो सच ये है कि ये कानून मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के दम पे बना है, उनके हित के लिए बना है, और ये आंदोलन भी विदेशी पैसे से संचालित है। ये दम ठोक करके कहने की वो आवाज अब इस देश में नहीं रही, और 1 साल तक लगातार लोगों को कहने सुनने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं है, मैं काहे में परेशान हूं। मेरा वास्ता पिछले 30 सालों से घर से नहीं है, इन्हीं लोगों के साथ घुमा फिरा हूं, यहीं सेवाग्राम आश्रम में रहा हूं। घर वाले तो मान ही लिए हैं कि ये हमारे घर का है नहीं, आ जाए किसी दिन घूमते घामते बनारस तो 2 रोटी सब खा रहे, ये भी खा ले, काम खत्म। इतना ही भर घर का हमारा रिश्ता है ना। बाकी तो घर में मेरा पूरे देश भर में इतना घर है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
दसियों हजार मेरे घर हैं, कोई एक बनारस का मेरा घर थोड़ी घर है। तो घर से कोई वास्ता नहीं, बीवी बच्चे नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, जमीन कारोबार नहीं, तो हमारा क्या सरकार उखाड़ेगी यार? हमारा क्या लूटेगी सरकार? तो ये सोचते सोचते फिर मुझे लगा कि भैया जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ना करेंगे क्या? तो फिर हमने एक दिन कहा कि अब कोई करे ना करे, हमको जितना करना वो हम करेंगे। तो ये जो एकादशी बीती है, कल एकादशी एक आ रही है, कल राजीव भाई का जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि भी है और कल एकादशी भी है, और कल मेरा भी अंग्रेजी तिथि से जन्मदिन है। तो हमने कहा इस बीती हुई एकादशी को, प्रबोधिनी एकादशी को, भी भैया इस कलयुग में जो जागृत देवता है वो हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी रुद्रावतार हैं, सब जानते हैं। तो मैं काशी में गया प्रबोधिनी एकादशी के दिन, दिल्ली था, दिल्ली से काशी गया, गंगा स्नान किया। जिस स्थान पे बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही आपदाग्रस्त समाज में रामचरितमानस लिख करके समाज को बांधने का काम किया, पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जिस स्थान पे बैठ करके उन्होंने रामचरितमानस के 6 खंडों का निर्माण किया, उसी तुलसी घाट पर वहीं बाल हनुमान जी के सामने मैंने बैठ करके प्रार्थना किया, हे हनुमान जी महाराज, भारत माता की पीड़ा हरो, और भारत माता की पीड़ा हरने के लिए मैं आपके समक्ष संकल्प ले रहा हूं कि भारत माता की पीड़ा को गांव गांव कहूंगा, और इस संकल्प को पूरा करने की आप हमको शक्ति दो। ये मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया है, और अब मैंने उसी दिन से पैंट शर्ट छोड़ दिया, जो 2-4 था सब छोड़ छाड़ दिया हमने, और धोती कुर्ता पहनना शुरू किया। ये भी किसी दिन छूट जाए तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ अपने पास, अब उसमें पढ़ना नहीं है। तो ये राजू भाई पाए वो कपड़े रहते थे, पता नहीं किसको किसको मालूम है। एक तो ऐसे सवेरे झाड़ देते, रोज सुबह कपड़ा धोते थे वो अपना, एक कुर्ता पैजामा रोज सुबह साफ करते थे और फैला देते थे, शाम तक सूख जाता था। हमारा काम भी रहता था कि भैया उसको तह लगा के उनके बैग में डाल दो, उनके बाद उसे मैंने, तो हम लोग अपना तह लगा करके सब सामान ठीक कर देते थे, अगले दिन फिर उसको पहन लेते थे, उस दिन जो पहने रहते थे उसको साफ कर देते थे। उनका ये क्या करना है इसमें, 2 कपड़ा में तो सब राजीव भाई का चल गया, 1.5 मीटर के कपड़े में गांधी जी का चल गया, तो हम कब तक ये लबादा उड़े रहेंगे? जिस दिन उतर जाएगा उस दिन ये भी उतर जाएगा। लेकिन अब हमने तय किया भैया कि हम भारत माता की व्यथा गांव गांव सुनाएंगे, और उसका नाम हमने रखा भारत माता की कथा। भारत माता की कथा, उनकी पीड़ा सब जगह बताएं। मैं जब हनुमान जी महाराज के सामने बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे, आप लोगों ने सुना होगा, करपात्री जी महाराज का एक बड़ा अच्छा नारा चलता था। जिन लोगों को भी ध्यान होगा करपात्री जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज का गौरक्षा आंदोलन, तो आप सब लोगों को ध्यान में आएगा। उन्होंने ही इस देश में ये नारा चलाया, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। हमने कहा यार ये भारत माता की जय होगा कैसे हनुमान जी महाराज? कहे उससे पहले क्या बोले? हमने कहा गौ माता की जय। बोले तो गौ माता की जय करो, भारत माता की जय हो जाएगी। आज भारत भूमि में गौ माता की जय नहीं हो रही है, इसलिए भारत माता पीड़ा में है। और गौ माता की जय तब होगी, पंचकव्य बेचने से नहीं होगी, पहले जान लो। ये सब गौशाला वौशाला जो होता है ना, ये आपदा के कार्यक्रम है यार। आपके ऊपर आफत आ जाए तो 3 छत बना लेते हो, उसमें कुछ रख देते हो, कर देते हो। गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा, गौ माता का जीवन, भारत गौमय हो, ये सिवाय खेती किसानी के संभव नहीं है। ये एकदम कान खोल के सुन लीजिए। आप खेत में ट्रैक्टर चलाएंगे, बैल मर जाएंगे, गौ माता नहीं रहेगी। और गौ माता नहीं है तो भारत माता की पीड़ा दूर नहीं होने वाली।
गौ माता ही भारत माता की पीड़ा को दूर कर सकती है। और गौ माता कैसे पीड़ा को दूर करती है? तो हमको याद आ गया यार, कृष्ण भगवान की एक क्रांति इसी भारत भूमि में, इसी भूमंडल पर द्वापर में भगवान कृष्ण ने स्वदेशी की जो क्रांति किया, वो तो क्रांति, अद्भुत क्रांति। भगवान कृष्ण ने 3 क्रांति किया। अब वो सब क्रांति महाभारत से बहुत पहले कर दी, अपने बाल्य काल में कर दी। पहली क्रांति क्या की? ये देखिए, गौ माता सब हमको बता रही है, हनुमान जी के सामने बैठ के मैं सब सुन रहा हूं। पहली क्रांति कृष्ण भगवान की क्या थी? सारा दूध जो है सब उठ करके कहां चला जाता था? मथुरा, कंस की राज। कंस मतलब समझ लो मल्टीनेशनल कारपोरेशन, यही ना? अरे भाई, आज का राक्षस कौन है? विदेशी कंपनियां, ये बड़े बड़े कारपोरेशन। और उस समय वही कारपोरेशन था, कंस सब लूट के माल उसके पास, सारा दूध चला जाता था। अब जब सब दूध चला जाएगा मथुरा, तो भैया ये सब जो है बाकी गोकुल के बच्चे, उनकी माताएं, उनका पोषण करने वाली माताएं, और ये सब कैसे पलेंगे? उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ना 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 ना। उन्होंने अंटी मार मार के सारा दूध फोड़ फाड़ करना। हमारा दूध हमारे बच्चों और हमारी माताओं के लिए, हमारे गांव का दूध हमारे बच्चों और हमारी माताओं के स्वास्थ्य के लिए है। ये दूध बाहर नहीं जाएगा। ये पहली उनकी क्रांति थी। इससे बड़ी स्वदेशी क्रांति बताओ क्या होगी? यही तो हम सब कर रहे हैं ना स्वदेशी में। हम लोग जो स्वदेशी में गांधी जी से लेकर राजीव भाई दीक्षित तक क्या सीखे? यही तो, अपने गांव में अपने गांव के माल खाएंगे हम। हमारे गांव का सामान बाहर नहीं जाएगा और हमारे गांव में बाहर का सामान नहीं आएगा। यही तो हमारा स्वदेशी है। अब इससे कोई अब बात आगे बढ़ेगी तो वो स्वदेशी के और जो बड़े आयाम है वो भी बताऊंगा कभी। दूसरी क्रांति कृष्ण भगवान ने क्या किया? कहा भैया ये जमुना का पानी हमारे पशुओं के लिए, हमारे काम के लिए है। एक कालिया नाग कौन होता है? इसको जहर